नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। लोकसभा में कांग्रेस और दीगर अपोजिशन जमातों के मेंबरों ने चारशंबे के रोज़ किसानों और महंगाई के मामले पर जमकर हंगामा किया, जिसकी वजह से ऐवान की कार्रवाई मुलतवी 2 बार करनी पड़ी। कार्रवाई 2 बार मुलतवी होने के बाद दिन भर के लिए यह कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। प्रिसाइडिंग ऑफिसर मीनाक्षी लेखी ने 2 बार मुलतवी होने के बाद 2:30 बजे ऐवान की कार्रवाई शुरू की तो अपोजिशन अरकान हंगामा करते हुए ऐवान के वसत में आए और नारेबाजी शुरू कर दी। शोर शराबे के दरमियान उन्होंने बजट 2021-22 के तहत वजारत रेलवे के तहत ग्रांट के मुतालबात पर बहस शुरू करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राम कृपाल यादव का नाम पुकारा। उधर ऐवान में कांग्रेस के रहनुमा अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि किसानों का मामला अहम है, इस पर तबादला ख्याल किया जाना चाहिए। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने कहा कि कांग्रेस और दीगर जमातें इस पर तबादला ख्याल नहीं करना चाहती हैं और उन्होंने हंगामा खड़ा करने का मुतबादिल मुंतखब किया, फिर इस पर कैसे बातचीत की जा सकती है। चौधरी कुछ कहते कि इसी असना में राम कृपाल यादव ने कांग्रेस की हालत के बारे में कुछ कहा, जिसकी वजह से दोनों के दरमियान नोकझोंक हो गई। लेकिन लेखी ने यादव को तल्ख लहजे में सिर्फ रेलवे बजट पर बात करने की हिदायत दी। यादव शोर के दरमियान बोलते रहे, लेकिन अपोजिशन अरकान ने हंगामा जारी रखा, जिसके पेश नज़र प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने ऐवान की कार्रवाई पीर की सुबह तक के लिए मुलतवी कर दी। लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था संसद में इसलिए भेजा था कि आप चर्चा करें, संवाद करें, जनता की भावनाओं को अभिव्यक्ति करें। लेकिन आप रोज सदन के अंदर केवल नारेबाजी करते हैं, अमर्यादित व्यवहार करते हैं। ये किसी भी तरीके से उचित नहीं है। मैं माननीय सदस्य आपको आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं, हमें संसद की गरिमा को बनाए रखना चाहिए। संसद पूरे देश के अंदर लोकतांत्रिक संस्थाओं का मार्गदर्शन करती है। अन्य सदस्य आपका व्यवहार कतई उचित नहीं है। ये गलत तरीका आपका। बिना कोई विषय पर, बिना किसी मुद्दों पर आप चर्चा नहीं करना चाहते, संवाद नहीं करना चाहते। आप अपनी सीट पर जाकर बैठो, मैं आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर चर्चा के लिए दूंगा। सदन की कार्रवाई दिन में आज 12:30 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। 46 रामकृपाल यादव जी, आप इसको सोमवार को कंटिन्यू कीजिएगा। सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 15 मार्च 2021 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। लोकतंत्र की सर्वोच्च कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्टियां पार्लियामेंट में पेट्रोल, डीजल और LPG गैस और जरूरी अशिया की बढ़ती कीमतों के साथ किसानों के मसले पर 3 दिन से बहस करने का मुतालबा कर रही है, लेकिन हुकूमत इस मामले पर कुछ भी सुनने के लिए राजी नहीं है। राज्यसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा मल्लिकार्जुन खड़गे, नायब रहनुमा आनंद शर्मा, राज्यसभा मेंबरान अखिलेश सिंह और दीपेंद्र हुड्डा ने चारशंबे के रोज एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पेट्रोल, डीजल और LPG गैस की बढ़ती हुई कीमतों, अशिया ज़रूरिया, आसमानों की कीमतें और किसानों के मसाइल पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में अपनी बात रखने की हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है, लेकिन हुकूमत पार्लियामेंट में इन उमूर पर बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। इसी दौरान लोकसभा में, माफ कीजिएगा, राज्यसभा में बात करते हुए खड़गे ने कहा कि तेल पर एक्साइज ड्यूटी में इजाफा करके हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत को रिकॉर्ड सतह पर ला दिया है। मुल्क में आज पेट्रोल सबसे ज़्यादा कीमत पर फरोख्त हो रहा है और उनकी पार्टी हुकूमत से इसके बारे में हिसाब पूछना चाहती है और इस मुतालबे पर पार्लियामेंट में हुकूमत से 3 दिन तक बहस की अपील की जा रही है, लेकिन हुकूमत अवाम से मुतालिक इन मामलात पर खामोशी अख्तियार किए हुए है। See, I have allowed LOP if provided you all sit together. Sit quiet. Not together, sorry. Sir, we have already given a notice under Rule 267. Nearly our 4 young leaders that regarding farmers issue problem and whatever 3 laws are passed in this house, and against that the farmers of Punjab, Haryana,
Western UP and throughout, not details, not details. throughout country, they may not be visible here, but We are not throughout discussing. country. We are not discussing the issue. You just No, we wanted are to not. intervene. Sir, I am requesting you, you allow under 267 rule to discuss this issue so that thoroughly we can discuss, let the government Right. take whatever decision. Okay, correct. Till then, no, it will not be fair without taking notice of these three, we can't proceed, sir. Please. That's why Please. I request You you made to your- suspend all the rules You- and take it. Please, please, बैठिए. No, इन्होंने leader of the house, ना, leader of the opposition, they are both are important that way. Honorable members, I have received we are not having discussion. He raised the issue and I have to give a response to that. So there is no need to give reply. Please. And don't make these comments like this. आराम से बैठ के कमेंट करते रहे तो मतलब क्या है, वो आराम कैसा सी भारतीय जनता पार्टी के रुकने पार्लियामेंट तीरथ सिंह रावत ने चाशुम्बे के रोज उत्तराखंड के वजीर आला के ओहदे का हलफ लिया। गवर्नर बीबी रानी मौर्य ने उन्हें ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। गवर्नर हाउस में शाम 4 बजे चीफ सेक्रेटरी ओम प्रकाश ने गवर्नर की इजाजत के बाद हलफ बर्दारी प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान किया। कौमी तराने के बाद मौर्य ने रावत को अपने ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। हलफ बर्दारी के बाद मरकजी मुवस्सिर रमन सिंह ने नामानिगारों को बताया कि जल्द ही अवामी उमंगों के मुताबिक वज़रा काउंसिल के दीगर मेंबरान भी हलफ उठाएंगे। उन्होंने दावा किया कि 2022 में होने वाले असेंबली इंतखाबात के बाद उत्तराखंड में यकीनी तौर पर भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत बनेगी। मैं तीरथ सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं तीरथ सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विषय उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। थैंक यू। बहुत बहुत बधाई। यदि माननीय राज्यपाल महोदया की आज्ञा हो तो इस समारोह की कार्यवाही समाप्त की जाए। माननीय राज्यपाल महोदया की आज्ञा से इस समारोह की कार्यवाही का समापन किया जाता है। हरियाणा असेंबली में मनोहर लाल खट्टर हुकूमत के खिलाफ लाया गया नो कॉन्फिडेंस मोशन डिफीट हो गया। ऐवान में वोटिंग के दौरान 55 एमएलएज बीजेपी जेजेपी अलायंस हुकूमत के हक में रहे जबकि 32 एमएलएज ने हुकूमत के खिलाफ वोट दिया। इससे साफ हो गया है कि बीजेपी जेजेपी अलायंस इख्तिदार में बना रहेगा। असेंबली के बजट सेशन के दौरान चाशुम्बे के रोज ऐवान की कार्रवाई शुरू होते ही अपोजिशन पार्टी कांग्रेस ने मनोहर हुकूमत के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश किया। अपोजिशन लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान तहरीक में किसानों की मौत के मसले से तकरीर शुरू की। उन्होंने तजवीज़ पेश करने के साथ ही सीक्रेट वोटिंग कराने की भी मांग की। अपोजिशन के नो कॉन्फिडेंस मोशन का जवाब देते हुए सीएम खट्टर ने कहा कि कांग्रेस को कभी ईवीएम पर कॉन्फिडेंस नहीं है तो कभी मुल्क की फौज पर कॉन्फिडेंस नहीं है। अब हुकूमत यानी इख्तिदार पर भी इसको कॉन्फिडेंस इतना नहीं है। उन्होंने कहा कि तनकीद करना अच्छी बात है लेकिन हर काम में तनकीद करना
और बरसर इक़्तिदार जमात को निशाना बनाना गलत बात है। नहीं उनको हो गई क्या, काउंटिंग हो गई क्या? नहीं उनका जब तक वो नहीं बोलते नहीं करने दो, अभी करने दो, पीछे का कर रहे हैं वो। प्लीज वो खड़े हो गए। कादियान साहब आपका दिल खड़ा होने को कर रहा है। आ रहे हैं हाँ आगे आज के संदर्भ में महाभारत की कहानी सुनाता हूं। देखिए महाभारत में दो पक्ष आमने सामने थे, पांडव थे, कौरव थे। हमको पता है कि कौरवों की संख्या ज्यादा थी, पांडवों की संख्या कम थी। सुनो, नहीं सुनो, आगे कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो। जब बीच में आ गए गंधर्व, गंधर्व भी संयोग से पांडवों के, कौरवों के विपरीत थे। नहीं, मैं एक सुना रहा हूं। कौरवों के विपरीत थे, कौरवों के विपरीत थे गंधर्व। अब वो जब कॉमन एक प्रकार से आपस में विरोध था, कौरवों का गंधर्वों से भी था, कौरवों का पांडवों से भी था। तो जो गंधर्व थे, गांधारी के जो भाई थे, वो युधिष्ठिर के पास पहुंचे कि भाई आप भी कौरवों के विरोध में हैं, हम भी कौरवों के विरोध में हैं, क्यों नहीं हम कौरवों को मिलकर के और लड़ाएं। अब भाई भाई थे वो, लेकिन उस समय युधिष्ठिर ने यह कहा, देखिए आप गंधर्व हैं, हम दोनों भाई भाई हैं, आपस में लड़ें, जरूर लड़ें, लेकिन जब कभी आप तीसरी कोई पार्टी सामने आएगी, उस समय हम वयम पंचाधिकम शतम, हम 100। मरकजी हुकूमत के जरिए नाफिज किए गए ज़रई क़वानीन को लेकर किसानों का मुजाहरा जारी है। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी हुकूमत पर हमला बोला है। किसान तहरीक को लेकर राहुल गांधी ने तंज कसते हुए कहा है कि तीनों क़वानीन को बहरहाल वापस लिया जाना चाहिए। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अन्नदाता का बारिश से नाता पुराना, ना डरते ना करते मौसम का बहाना, तो जालिम हुकूमत को फिर से बताना गैर मुमकिन, किसानों को पीछे हटाना, तीनों कानूनों को पड़ेगा लौटाना। गौरतलब है कि किसानों और मरकज़ के कायदीन के दरमियान कई दौर की बातचीत राजधानी दिल्ली में हुई थी, हालांकि बातचीत में कोई हल नहीं निकल सका। साथ ही किसानों के इश्यूज को लेकर कांग्रेस समेत कुछ पार्टियों की तरफ से यूपी में किसान महापंचायत का इनेकाद कर उन्हें अपने हक में काम करने की कोशिश के तहत काम कर रहे हैं। इसके अलावा भारतीय किसान यूनियन के लीडर राकेश टिकैत ने कहा कि तहरीक पुरअमन तरीके से धीरे धीरे चलती रहेगी।
वजीर आला ममता बनर्जी ने आज नंदीग्राम असेंबली हलके से पर्चे नामजदगी दाखिल की। यहां उनका मुकाबला उन्हीं के काबीना में वजीर रह चुके साबिक रियासती वजीर शुभेंदु अधिकारी से है। अधिकारी बीजेपी के टिकट पर इंतखाब लड़ेंगे। नंदीग्राम में पार्टी के रियासती सदर सुब्रत बख्शी के साथ 2 किलोमीटर तवील रोड शो में ममता बनर्जी ने हिस्सा लिया। रोड शो के दौरान बड़ी तादाद में तृणमूल कांग्रेस के हामी शामिल थे। इसके बाद ममता बनर्जी हल्दिया सब डिविजनल के दफ्तर में अपने कागजात नामजदगी दाखिल की। इस मौके पर ममता बनर्जी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं नंदीग्राम इसलिए आई हूं कि यहां के लोग मेरे दिलों के करीब हैं। मेरे लिए भवानीपुर से इंतखाब लड़ना बहुत ही आसान था। एक दिन वक्त देने से मेरा काम चल जाता है, मगर यहां आकर मैं खुशी महसूस कर रही हूं कि आज मैं रात भर यहीं रहूंगी। इस दरमियान जगह जगह लोगों से मुलाकात करूंगी। कल कलकत्ता जाकर इंतखाबी मुहिम शुरू करूंगी। वेस्ट बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी नंदीग्राम में चारशुम्बे की शाम को जख्मी हो गई। इस हादसे के बाद उन्हें कलकत्ता लाया जा रहा है। उन्होंने आज ही नंदीग्राम से नॉमिनेशन दाखिल किया। इस हादसे के बाद ममता ने कहा कि किसी ने उन्हें उस वक्त धक्का दिया जब वो कार में बैठ रही थी, इसी वजह से उनके पैर में चोट लगी है। ममता पर हमले के बाद वेस्ट बंगाल बीजेपी के नायब सदर अर्जुन सिंह ने कहा कि ममता बनर्जी ने हमदर्दी पाने के लिए ड्रामा किया। उनके साथ भारी पुलिस फोर्सेस मौजूद थी, ऐसे में उनके करीब कौन पहुंच सकता है। जो 4 IPS अफसर उनकी सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं, उन्हें सस्पेंड किया जाना चाहिए। हमला करने वाले अचानक तो जाहिर नहीं होंगे, उन्हें पकड़ा जाना चाहिए। दीदी क्या हुआ है? सीएम लाइव गाइस कोई पुलिस नहीं, एक भी पुलिस नहीं था। हमारा पुलिस दीदी 4-5 आदमी नहीं था। मैं गाड़ी को इधर में खड़ा होकर रोड पर कर रहा था। 4-5 आदमी मेरे को गाड़ी पूरा बंद कर दिया और पूरा चोट हो गया। देखो कितना पुल। कहाँ आपको चोट लगी है दीदी? ओके दीदी कलकत्ता वापस जाएंगे अभी बहुत अभी जोर। और ये कहाँ पे हुआ दीदी? एग्जैक्ट जगह कौन सी है दीदी? बरोलिया बाजार में। और कितने लोग थे? पब्लिक बहुत थे, पब्लिक का बात नहीं है। 4-5 और कहाँ का चोट लगा आपको? कहाँ का चोट लगा? पैर में? दीदी किसी की साजिश है? किसी की साजिश है दीदी? साजिश है किसी की? भारतीय किसान यूनियन के तर्जुमान राकेश टिकैत ने कहा है कि किसान तहरीक रफ्ता रफ्ता चलती रहेगी और उसके तहत पूरे मुल्क में पंचायतों, धरनों और मीटिंगों का दौर चलता रहेगा। ख्याल रहे कि मरकजी हुकूमत के तीनों ज़रई क़वानीन के खिलाफ किसान तहरीक को 100 दिन से ज़्यादा गुजर चुके हैं। हुकूमत ने किसानों के साथ आखिरी मरतबा 22 जनवरी को मुज़ाकरात किए थे। उसके बाद से किसान एहतजाज में तेज़ी ला रहे हैं और यौम ख़वातीन पर बड़ी तादाद में ख़वातीन ने भी दिल्ली सरहद पर तहरीक की क़यादत संभाली। हुकूमत से मुज़ाकरात के सवाल पर राकेश टिकैत ने कहा कि जब हुकूमत को ज़रूरत होगी तो बात कर लेगी, हमें ज़रूरत नहीं है, ना ही हमारे कहने से हुकूमत बात करेगी। अगर हुकूमत तीनों क़वानीन वापस लेने और MSP पर कानून साजी पर आमादा है तो बात कर लेंगे, नहीं तो तहरीक बदस्तूर जारी रहेगी। राकेश टिकैत ने कहा कि यह तहरीक एक नज़रिए से शुरू हुई है, लिहाजा इस तरह ख़त्म नहीं होगी, ना डंडे से और ना ही गोली से, ये सिर्फ नज़रिए से ही ख़त्म होगी।
इस तहरीक की मियाद क्या है, क्या नतीजा अखज़ होगा, ये तो मालूम नहीं, लेकिन इतना यकीनी है कि किसान यहाँ से ऐसे नहीं जाएंगे बल्कि अपने मुतालबात कबूल करवा कर ही जाएंगे। यूपी में भी संघर्ष रहेगा, ये तो पूरे देश की लड़ाई है। एमएसपी का जो सवाल है वो पूरे देश का है और यहाँ तक तो खरीद होती नहीं। आप बिहार चले जाओ तो वहाँ खरीद नहीं होती, तो पूरे देश में होगा। और जो 3 बिल आ रहे हैं उससे किसानों को नुकसान होगा। वे बिल वापसी होंगे, भारत सरकार उनको वापसी लेगी, जब तक नहीं लेगी वो आंदोलन जारी रहेगा। और एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा तो ये आंदोलन जारी रहेगा। व्यापारी का कब्जा होगा देश पर, व्यापारी आएंगे, बड़ी बड़ी कंपनी आएंगी। हाँ नहीं, इसी मकसद से बढ़ जाएगा। यहाँ पे जब मीटिंग होगी, सब जगह मीटिंग होगी, बन रहा है। यहाँ का लोग अगर वे दिल्ली आंदोलन में नहीं जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वे नहीं जुड़ रहे हैं। ये गांव-गांव से लोग जुड़ रहे हैं, खेत से लोग जुड़ रहे हैं और जो मजदूर है वो जुड़ रहा है पूरा। ये तो देश की लड़ाई है। यहाँ के देंगे कि आंदोलन के साथ में जुड़े, जो इशू है उनके साथ में जुड़े और उनको समझे। और जो आज तक को लाभ नहीं मिल पाया वो सरकारें रही हैं, जो भारत सरकार की जो पॉलिसी रही है, आज वक्त आ गया है कि एमएसपी पर हमारी खरीद हो और उसके लिए कानून बने, एक ठोस नीति। मरकज और रियासतों में बीजेपी की हुकूमत बनने के लिए कांग्रेस की बदनुमान पॉलिसियों को जिम्मेदार ठहराते हुए बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि गरीब और पसमानदा तबकात को अपनी भलाई आप करने के लिए गुलाम ज़हनियत वाले समाज के बिकाऊ अफराद से मुहतात रहना होगा। मायावती ने चारशंबे को पार्टी की तंजीम की जायजा मीटिंग में कहा कि आज़ादी के बाद 70 सालों तक पोशीदा रहने के बाद जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी की फिरकावारियत, वो घिनौनी अवामी मुखालिफ व ज़ात पात पर मबनी पॉलिसियाँ आज कांग्रेस की तरह ही अपने पूरे उरूज पर है। ऐसा किसने सोचा था? लेकिन आज बीजेपी अगर ताकतवर और हुकूमत में है तो इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार वो कसूरवार कांग्रेस और उसकी गलत वो अवाम मुखालिफ पॉलिसियाँ हैं। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर बीएसपी मिशन व मूवमेंट के लिए दोनों ही पार्टियां बराबर की जिम्मेदार हैं, कोई कम तो कोई ज़्यादा। मतलब बहुजन समाज वो अपर कास्ट समाज के गरीबों को अपनी फलाह बजाते खुद करने का अहल बनना है तो गुलाम जहनियत वाले समाज के बिकाऊ लोगों से मुहतात रहना बहुत ही ज़रूरी है और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पर हर बहरान को झेलते हुए चलते रहना है। माइक्रो, छोटी और दरमियानी दर्जे की सनत के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने आज मुल्क में गुर्बत, भूख और बेरोजगारी के 3 बड़े मसाइल से निपटने के लिए रोजगार पैदा करने पर जोर दिया और कहा कि तकनीकी मराकज़ को मकामी सनतों के साथ मरबूत किया जाना चाहिए, हम आहंगी, ताउन और मौसलात को कायम करना चाहिए। गडकरी ने कहा कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम और मध्य प्रदेश के भोपाल में 2 टेक्नोलॉजी मराकज़, 3 बड़े तौसी मराकज़ के 3 और 7 मोबाइल एंटरप्राइजेस एक्सप्रेस के ऑनलाइन का इफ्तिताह करते हुए कहा कि हिंदुस्तानी नौजवानों के लिए तहकीक और इख्तिरा के मैदान में वसी इम्कानात मौजूद हैं और मुल्क के नौजवानों को कामयाबी के लिए मौक़े, मदद और औजार की ज़रूरत है। और ये देखिए सभी लोग खुशी से हर्षित हैं। वाइजैक विशाखापट्टनम में है ये जगह, ऑडिटोरियम, जहां पर बहुत सारे लोग एकत्रित हुए हैं। यहाँ का एरिया हम आपको बता दें 20 एकड़ का एरिया है और टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो है 138 करोड़। पूरा यहाँ का प्रांगण और एरिया जो मैंने बताया 20 एकड़ का, और जो नंबर ऑफ मशीन्स हैं वो 85 हैं, 85 हैं। खूबसूरत प्रांगण पूरी तरह से तैयार। भोपाल की ये वर्कशॉप है, ट्रेनिंग सेंटर है, जहां पर सभी लोग मुस्तैदी से, सभी ट्रेनीज लगे हुए हैं, पूरी तरह से कार्यरत, मशगूल अपने कर्म में। भोपाल का ये जो एरिया है हम आपको बता दें 22 एकड़ का एरिया है और यहाँ पे मशीन जो आप देख रहे हैं 82 मशीन्स हैं और जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो है 126 करोड़।
बाहर का प्रांगण यहाँ का 22 एकड़ का ये पूरा एरिया है, क्षेत्रफल है इसका। भोपाल टेक्नोलॉजी सेंटर। सबसे पहले मैं आप सबको शुभकामनाएं दूंगा कि आज विशाखापट्टनम में और मध्य प्रदेश की भोपाल में 2 बड़े टेक्निकल सेंटर्स की शुरुआत हो रही है। इसके साथ साथ मुझे ये भी खुशी है कि 7 उद्यान एक्सप्रेस, यानी जैसे वो हम एक कहेंगे कि हमने ट्रेनिंग की व्यवस्था लोगों के घरों तक पहुंचाने के लिए मोबाइल वैन के द्वारा ये उद्यान एक्सप्रेस का भी शुरुआत हो रही है। और जो अच्छे टेक्नोलॉजी सेंटर है उसके 3 एक्सटेंशन सेंटर्स की भी शुरुआत हो रही है। इस उपलक्ष्य में आप सबको मैं बधाई भी देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। विशेष रूप से आप सबको पता है कि सबसे पहले हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी की। और इस समस्या को अगर हमको समाप्त करना है तो हमें रोजगार निर्माण करना होगा। रोजगार और नौकरी इसमें फर्क है। अगर रोजगार निर्माण अगर करना है तो हमें अलग अलग प्रकार के वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा और उस उत्पादनों की जब बिक्री होगी, उसका एक्सपोर्ट होगा, उससे जो प्रॉफिटेबिलिटी आएगी उससे रोजगार मल्टीप्लाई होगा। और ये करते समय हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में, हमारे जिले में, हमारे तालुका में किस किस प्रकार के हुनर, स्किल अवेलेबल है। अभी मध्य प्रदेश के मंत्री जी जब बोल रहे थे तो महेश की और चंदेरी की जो साड़ियां बनती हैं वो पूरे देश में नहीं तो अब विश्व में प्रसिद्ध है। अब स्वाभाविक रूप से हमारे स्फूर्ति योजना में इस प्रकार की योजना जहां 500 रवामा बैंक एक साथ 4 दिन तक बंद रहेंगे। एक तरफ जहां बैंकों की निजीकारी के खिलाफ मुलाजिमीन हड़ताल पर जाने वाले हैं, वहीं दूसरी तरफ इस महीने कई छुट्टियां भी आ रही हैं। ऐसी सूरत-ए-हाल में अपने बैंक से वाबस्ता कामों को जल्द निपटा ले तो बेहतर होगा, वरना आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आम बजट में मोदी हुकूमत ने 3 सरकारी बैंकों की निजीकारी का ऐलान किया था। IDBI समेत मजीद 2 सरकारी बैंकों की निजीकारी अंजाम दी जाएगी। ऐलान के बाद से ही बैंक मुलाजिमीन एहतजाज कर रहे हैं। बैंकों की निजीकारी के खिलाफ मुलाजिमीन की यूनियनों ने 15 और 16 मार्च को हड़ताल का ऐलान किया है। मुल्क की 9 यूनियंस की तंजीम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने इस हड़ताल का ऐलान किया। मुलाजिमीन बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल 13 मार्च को महीने का सेकेंड सैटरडे है और 14 मार्च को इतवार की छुट्टी है। इसके बाद 2 दिनों तक हड़ताल रहेगी। लिहाजा 13 मार्च से पहले ही अपने बैंक के अमूर निपटा लें, वरना आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब बात कोरोना की। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा आज 11 करोड़ 81 लाख से ज्यादा हो गया। 9 करोड़ 38 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 26 लाख 21 हजार से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। पिछले 24 घंटों के अंदर दुनिया में 3 लाख 85 हजार से ज्यादा नए मामले सामने आए और 8 हजार से ज्यादा मरीजों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हिंदुस्तान की कुछ रियासतों में कोरोना वायरस के केसेस में गुज़िश्ता कुछ दिनों से अचानक आई तेजी के दरमियान एक्टिव केसेस में एक बार फिर कमी आई है। गुज़िश्ता कुछ दिनों से एक्टिव केसेस में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा था, लेकिन अब कमी नजर आ रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में एक्टिव केसेस में 2864 की कमी वाक़ई हुई है, जबकि मंगल को एक्टिव केसेस की तादाद 1285 रिपोर्ट हुई थी। इसी अरसे के दौरान कोरोना वायरस से मरने वाले मरीजों की तादाद एक बार फिर 100 से ऊपर हो गई। मंगल के रोज ये तादाद 77 रिकॉर्ड की गई थी। तेलंगाना में कोविड-19 के 189 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 3,342 हो गई है। रियासत में बहसीत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1646 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 3 अमवात हुई हैं। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज़।